नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 उसको पूर्णता प्रदान करने वाले हैं। आज हम लोग सेक्शन 18 से शुरू करके और अंतिम 31 तक जाएंगे और इस एक्ट को पूर्णता प्रदान करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि शायद ही कोई प्रश्न आपका इससे बाहर जाने की हिम्मत और ज़रूरत करेगा। मौसम धीरे धीरे जैसे गर्मा रहे हैं, थोड़े आलस्य के दिन बढ़ रहे हैं, तो इन आलस्यों के दिनों में भी अपने आप को सजग रखते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो आगे बढ़ेगा उसी का निश्चित रूप से कल्याण होगा। आपका सभी का स्वागत है, आप सभी का वंदन, आप सभी का अभिनंदन है जी। सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों के अभिवादन जो संदेश हैं, जो मैसेजेस हैं, ग्रीटिंग्स मैसेज हैं, वो इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं आगे कि मैं उनको पढ़ भी नहीं सकता, पर आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, तो मेरा भी अभिवादन आप लोग स्वीकार करिए। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे जी। मेरे शेर हो आप, और मेरे शेर अभी पढ़ेंगे और पेपर में जाकर के दहाड़ मारेंगे, और जब दहाड़ मारेंगे तो थर थर कांप जाएगा पूरा भर्ती बोर्ड भी कि आ गए भाई दरोगा। तो मेरे भाभी दरोगाओं, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। अच्छा, कल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी, कल आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने समझाई थी। किसके बारे में? इसी आरटीआई एक्ट के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 ये हमारा चल रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटे? इसी को हम बोल रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। इसी को, हाँ, इसी को हम बोल रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 इसी को बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ कल आपको इसके बारे में बताई थी, आप गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसमें अगर कुल अध्याय के बारे में बात पूछी जाए तो कुल अध्याय हैं इसमें 6। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है। अगर कुल अध्याय की बात पूछी जाए तो कुल अध्याय हैं इसमें 6। अगर पूछा जाए कुल धाराएं हैं तो आपको बोलना है 31। और कुल अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स के बारे में अगर पूछा जाए कि टोटल शेड्यूल कितने हैं तो 2 हैं। मैंने आपको कल बताया था कि पहले वाला जो अनुसूची है उसमें जो अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं जो आपके केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्त किए जाएंगे, जो आपके राज्य सूचना आयोग में नियुक्त किए जाएंगे, मतलब स्पेशली जो आपके सूचना आयुक्त इत्यादि हैं, तो उनके बारे में जो उनकी ओथ है ना, उसका ड्राफ्ट है, उनकी शपथ का प्रारूप दिया गया है। और दूसरी वाली में मैंने क्या बताया था? दूसरी वाली में मैंने बताया था कि वे संगठन जिन पर आरटीआई प्रभावी नहीं होता है उनका जिक्र है। अब मैंने बोला था कि प्रभावी नहीं होता है, परंतु लिखा क्या गया? प्रभावी है। हालांकि मैंने उनको नोट्स में सही करवा दिया था। यदि आपने अपने नोट्स में भी लिख रखा है ना, ये शेड्यूल 2 के बारे में है ना, शेड्यूल 2 के बारे में अगर आपने लिख रखा है तो एक बार इसका संशोधन आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना। अनुसूची अनुसूची 2 जो है, अनुसूची 2 जो है, इसके बारे में लिख लीजिए कि इसमें इसमें उन संगठनों इसमें उन संगठनों है ना, जिनको आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र है जिन पर आरटीआई प्रभावी। अब यहां तक तो मैंने सही लिखा था, बोला नहीं है, परंतु नहीं लिखना वहां पर भूल गए। ठीक है, आरटीआई प्रभावी नहीं है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने कल बाद में हो सकता है पीडीएफ ना देखी हो, तो वो इस चीज को जरूर संशोधन अपनी उसमें कर लें। आरटीआई प्रभावी नहीं है, हालांकि मैंने उसको करा दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 17 तक देख लिया था
और आज सेक्शन 18 को हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए, मजा आ रहा होगा आपको, अच्छे सब चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लिखते हैं आज सेक्शन 18। ठीक है, सेक्शन 18 की तरफ हम लोग चलते हैं और सेक्शन 18 बात करता है क्या, आयोगों की शक्तियां और कृत्य, है ना, आयोगों की शक्तियां शक्तियां एवं कृत्य, है ना, एवं कृत्य। कृत्य का मतलब यहाँ पर कर्तव्य से है। ठीक है, कि आपसे सीधे ही पूछेगा कि जो ये आयोग बनाए गए हैं, ठीक है, जो ये आयोग बनाए गए हैं आपकी धारा 12 में और धारा 15 में, कौन कौन से, केंद्रीय आपके सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग जो बनाए गए हैं, इनके जो शक्तियां और इनकी जो आपके कर्तव्य हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि अंग्रेजी में अगर आप इनको लिखना चाहें तो पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, इंफॉर्मेशन कमीशंस, इंफॉर्मेशन कमीशंस, ये बात करती है धारा 18 और काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यहां से प्रश्न आया था। यद्यपि अगर आप देखना चाहो कि इसमें क्या क्या है तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना, तमाम पॉइंट्स इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पर हमारे काम की क्या चीज है, हमारे काम की क्या चीज है, हमारे काम की चीज है कि ये जो आयोग हैं, है ना, ये जो आयोग हैं, सीधे ही हम यहाँ लिखते हैं, जो ये आयोग हैं कौन कौन से, ये जो आयोग हैं, चाहे इसमें आपका केंद्रीय सूचना आयोग हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो, या इसमें आपका राज्य सूचना आयोग हो, राज्य सूचना आयोग हो, राज्य सूचना आयोग हो। अब ये आयोग का मुख्य काम क्या है, आयोग का मुख्य काम क्या है, तो आयोग का मुख्य काम ये है, अभी इससे अगली धारा में चलेंगे 19 में, तो हम अपील के बारे में पढ़ेंगे, अपील के बारे में। यानी कि अगर किसी को कोई सूचना चाहिए होती है तो वो किसी लोक प्राधिकरण में जाएगा, लोक प्राधिकरण का मतलब सीधे सीधे आप सरकारी विभाग से ले सकते हैं, तो किसी न किसी सरकारी विभाग के पास वो व्यक्ति जाएगा, वहां पर जो लोक सूचना अधिकारी होगा यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, उसको आरटीआई दाखिल करेगा। आरटीआई दाखिल करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि 30 दिन के अंदर उसको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित मामला है तो विद इन 48 आवर्स उसको जानकारी देनी पड़ेगी। बट अगर ऐसा होता है कि जानकारी देने से मना कर देता है या आपकी एप्लीकेशन कोई रिजेक्ट कर देता है, तब आप क्या काम करोगे, तो फिर उसके बाद आपकी अपीलिंग अथॉरिटी है, यानी कि आपको अपील करनी पड़ेगी। और फर्स्ट अपील आपकी कब होगी, तो वो भी आपकी 30 दिन के अंदर होगी, पहले वाले एप्लीकेशन के रिजेक्शन से या टाइम पूरा होने के बाद। 30 दिन तक जानकारी नहीं दी, या हो सकता है पहले दिन ही मना कर दिया हो, तो जिस दिन मना कर दिया हो या जिस दिन वो टाइम पीरियड पूरा हो गया हो पहले, उसके 30 दिन के अंदर किसके पास, वो जो अथॉरिटी है जिधर आप गए थे मांगने सूचना, उसी विभाग में या उसी पब्लिक अथॉरिटी में उससे बड़े अधिकारी के पास आप जाओगे कि इससे मैंने जानकारी मांगी थी, इसने नहीं दी। अब सपोज करो उससे बड़े अधिकारी ने भी डांट डपट करके मना कर दिया कि नहीं भाई मैंने दे रहा, अब आप कहां जाओगे, तब आपके पास सेकंड अपीलिंग जो अथॉरिटी है वो आपके पास ये सूचना आयोग है। अगर राज्य के अंतर्गत आने वाला विभाग है ना, राज्य के अंतर्गत आने वाला विभाग है तो राज्य सूचना आयोग, और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला आयोग विभाग है, डिपार्टमेंट है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास आप जाओगे और विद इन 90 डेज आप ये काम कर सकते हो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के पास चीजें पहुंचेंगी तो ये तो वो सुनिश्चित करेंगे कि आपको सूचना मिले, बट जो पहले दो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का अधिकार इनके पास है। तो यहीं पर शक्तियों की बात की जा रही है और शक्तियों से रिलेटेड एक पॉइंट वहां पर ये है, एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहां पर लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट नोट आप वहां पर लिख लीजिए जहां से आपका प्रश्न पूछा गया था लास्ट टाइम। आपको लिखना है सीधे कि सूचना आयोगों के पास, सीधे ही आप लिख लीजिए, सूचना आयोगों के पास,
सूचना आयोगों के पास अधिकार है ना। सूचना आयोगों के पास अधिकार है ना, अधिकार है, या इसी को आप कह दीजिए पावर है, शक्ति है ना, शक्ति है। तो एकदम से आपका दिमाग खड़केगा कि भाई किस चीज की शक्ति है, भाई किस चीज की पावर है ना। कि ऐसे ही करते ही ये तीर आ गया और एकदम वो आया धनुष आया और ले सूचना अधिकारी तेरे ले, ठीक है। एकदम से उसने क्या काम किया कि सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी, तो संविधान ने पावर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, कि वो ऐसे ही जैसे ही हाथ घुमाएगा तो उसके सामने एकदम से कुछ आ जाएगा ऐसे। वो कहेगा पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो ऑफिसर है वो हाजिर हो, और उसको पकड़ करके दे पटापट तेने जानकारी कैसे नहीं दी। ऐसी शक्ति की बात नहीं हो रही वहां पर शक्ति की बात हो रही है। अधिकारी यहाँ पर बात हो रही है किस चीज की, कि जांच करने का अधिकार है। किसका? जांच करने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार है। तो जैसे ही ये बात पूछी जाएगी कि जांच करने का अधिकार है, जैसे ही ये बात पूछी जाएगी कि जांच करने का अधिकार है, तो दिमाग फिर से एकदम खड़ा हो जाएगा कि अच्छा भाई जांच करने का अधिकार है तो किसके खिलाफ, है ना, किसके खिलाफ जांच कर सकता है, किस किसके खिलाफ जांच कर सकता है। तो आपको सीधे ही वहां पर एक पॉइंट खड़ा कर देना है कि 3 लोगों के खिलाफ ये व्यक्ति जांच कर सकता है। कितने लोगों के खिलाफ? 3 लोगों के खिलाफ यह व्यक्ति आपकी जांच कर सकता है। किसी भी सरकारी प्राधिकरण, किसी भी सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ ये जांच कर सकता है। यही चीज पूछी गई थी कि किस किस के खिलाफ ये जांच कर सकता है। सरकारी प्राधिकरण यानी कि आपका गवर्नमेंट कोई ट्रिब्यूनल है उसके खिलाफ ये जांच कर सकता है। दूसरा, ये किसी पीआईओ के खिलाफ जांच कर सकता है, यानी कि आपका जो जन सूचना अधिकारी है, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं अच्छा से करके, कि जन सूचना अधिकारी कौन है बेटे? आपका जन सूचना अधिकारी जो है, जन सूचना अधिकारी, उस जन सूचना अधिकारी जिसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, उसके खिलाफ ये आपका जांच कर सकता है। और साथ में ये आपकी जांच कर सकता है प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ, प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ, प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ जांच कर सकता है। क्योंकि दूसरी अपीलिंग अथॉरिटी तो ये खुद है ना, दूसरी अपीलिंग अथॉरिटी तो ये खुद है, यानी कि ये उस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी जांच बिठाएगा जिसने जानकारी देने से मना करी है। उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले जो जन सूचना अधिकारी है जिसको 30 दिन में जानकारी देनी थी, उसके खिलाफ भी जांच बिठाएगा। अब व्यक्ति ने इस व्यक्ति की शिकायत इससे करी थी, इसने भी मना कर दिया, तो इसके खिलाफ भी जांच वो बिठा सकता है। ये तीनों के खिलाफ उसको जांच बिठाने का, उसको इंक्वायरी करने का अधिकार है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। तो आयोगों की शक्तियां एवं कृत्य से संबंधित ये प्रश्न आपका बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, हम्म, हाँ, जितनी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, जितनी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं उतनी चीजें आप धैर्य से करिए, है ना। ये नहीं कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, हमको बहुत ज्यादा डिटेल में देखो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ना यहाँ पर वकील बनने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर मतलब हमको लॉ नहीं पढ़ना है, मतलब हमको वकालत नहीं करनी जाके, हमको जज नहीं बनना। हमको क्या काम करना है, इसको कहते हैं सबस्टेंटिव लॉ, परंतु उसको साधारण भाषा में बेसिक लॉ कहते हैं। यानी कि एक आम आदमी को जितनी जानकारी चीज़ों की होनी चाहिए ना, हमको उतने की ही ज़रूरत है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानो जितनी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ इनसे आपके सभी प्रश्न 99.99 प्रश्न इससे आपके कवर हो जाएंगे। आप परेशान मत हो। अगर इससे ज़्यादा गहराई से पढ़ाने की बात है तो फिर तो सीधे ही एक काम हो सकता है कि जो ऑफिशियल एक्ट है, जो भारत सरकार का एक्ट है, उसको यहाँ पर लगा लिया जाए, इस पर पीडीएफ के तौर पर, और एक एक पंक्ति पढ़ पढ़ करके आपको बताई जाए। इसके अलावा बस अब एक यही ऑप्शन बचता है अगर इससे ज़्यादा डीप में जाना है। अन्यथा आप विश्वास करिए, आपका पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बताया ना मैंने आपको अभी, पीआईओ, हाँ, पीआईओ का मतलब है आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना। पीआईओ स्टैंड्स फॉर जन सूचना अधिकारी, पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना।
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसी को हिंदी में हम बोल देंगे क्या, जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी, ये चीज है, साधारण है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। तो सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 19 की तरफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे एक्ट के अंतर्गत। और ये क्या कहता है, ये कहता है अपील के बारे में, ठीक है, ये बात करता है अपील के बारे में। हम यहाँ पर लिखते हैं कौन सा, कि ये है सेक्शन 19, और ये है आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर उसको प्रश्न बनाना पड़ा तो वो जरूर प्रश्न बनाएगा किसी न किसी शिफ्ट में यहां से, कि ये क्या है, ये बात करता है अपील की, किसकी, अपील की बात करता है ना, ये बात करता है अपील की, अपील, है ना, अपील। और ये अपील क्यों होगी, क्योंकि जन सूचना अधिकारी जिसके पास आपने सूचना मांगी थी, जिसकी बाध्यता है कि उसको आवेदन का निपटारा, है ना, आपको डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट जो करनी पड़ेगी वो विद इन 30 डेज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ RTI 2005। ये चीज आपको समझनी है। तो अपील जो है, तो यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या काम करते हैं इसमें, लिखते हैं हम लोग, यदि PIO, ठीक है, PIO का मतलब आपको पता होगा, इतनी देखो, अंग्रेजी से इतना परहेज करना भी ठीक नहीं है कि आप बिल्कुल विशुद्ध हिंदी में चीजों को पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि विशुद्ध हिंदी में भी चीजें नहीं आती हैं और विशुद्ध अंग्रेजी में भी चीजें नहीं आती हैं। तो एक बैलेंस्ड लैंग्वेज का जो यूज है वो क्लास में होना चाहिए, जिससे सभी सहज महसूस कर सकें, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हों चाहे वो हिंदी माध्यम के हों। तो सीधे ही बात है, यदि PIO कितने दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर सूचना देने से मना कर देता है, सूचना 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता, या है ना, या यहां पर लिख देते हैं, या आवेदन निरस्त कर देता है, या क्या कर देता है, आवेदन निरस्त कर देता है, यदि या आवेदन निरस्त कर देता है ना, या आवेदन निरस्त कर देता है ना, ये सिंपल बात है। क्योंकि आप RTI अप्लाई करोगे PIO के पास, तो उसके पास दो कंडीशन है, कि या तो वो आपको आंसर कर दे, या अगर वो आपको उसकी तरफ से सूचना नहीं मिलती है तो दो ही कंडीशन है, कि उसने 30 दिन से ऊपर कर दिया है, यानी कि अपने टाइम लिमिट को उसने क्रॉस कर दिया है, या दूसरा क्या था उसी में ही, रिमूवल डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में, कि 30 दिन के अंदर जानकारी दे दे या रिजेक्ट कर दे आपका वो, कि 30 दिन के अंदर अगर जानकारी नहीं देता है तो क्या माना जाएगा कि उसने आपका जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, है ना, तो अब क्या होगा, है ना, कर देता है तो, कर देता है तो आपको क्या काम करना है, अब यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर प्रथम अपील डाली जाएगी, क्या होगी, यहां पर आपकी फर्स्ट अपील डाली जाएगी, फर्स्ट अपील, कहां पर, यहां पर आपकी फर्स्ट अपील डाली जाएगी भाई, यहां पर आपकी फर्स्ट अपील डाली जाएगी। और यही पेपर में पूछेगा कि फर्स्ट अपील कब डाली जाती है और किन कारणों से डाली जाती है, तो आपको बोलना पड़ेगा फर्स्ट अपील डलेगी जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है या 30 दिन के भीतर भीतर जानकारी नहीं देता। तो आप सीधे लिखेंगे ये प्रथम अपील, प्रथम अपील, प्रथम अपील, प्रथम अपील आवेदन के निरस्तीकरण, निरस्तीकरण, आवेदन के निरस्तीकरण से कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर डाली जाएगी, 30 दिन के भीतर डाली जाएगी, 30 दिन के भीतर डाली जाएगी, है ना, 30 दिन के भीतर डाली जाएगी। जब भी आपका पहले वाला जो
अपील है, पहले वाला जो आपका आवेदन है, आपकी पहले वाली रिक्वेस्ट है, उस अगर जब भी वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट अपील के लिए कि सर मैंने ऐसे ऐसे जानकारी मांगी थी, इस व्यक्ति ने हमको जानकारी नहीं दी। अब अच्छा, इसी में एक बात है, आप कहेंगे किसके पास, किसके पास, तो यहां पर आप लिखेंगे कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास। किसके पास? प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास ये डाली जाएगी, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास ये रिक्वेस्ट डाली जाएगी। और ये प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन सा होगा? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ सेकंड के लिए बोर्ड से हट जाया करो, तो बोर्ड से तो मैं हट जाऊंगा, पर उसका कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव या महत्व नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास डाली जाएगी जो सेम डिपार्टमेंट में पीआईओ से बड़ा अधिकारी होगा, जो सेम विभाग में है ना, जो सेम विभाग में है ना, पीआईओ से बड़ा होगा, है ना, पीआईओ से बड़ा होगा, तो उसी के सीनियर के पास ये डाली जाएगी। और ये प्रथम अपीलीय अधिकारी इस पीआईओ का सीनियर होगा। तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपील आवेदन के निरस्तीकरण से, रिजेक्शन से 30 दिन के भीतर डाली जाएगी। किसके पास? यहां पर मैं लिख देता हूं, किसके पास, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास डाली जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होगा? सेम विभाग का में पीआईओ से बड़ा वो ऑफिसर होगा, उसके पास ये चीजें जाएंगी। क्लियर हो रही है बात? हाँ। हाँ, मिक्स बहुत बढ़िया चलता है ना, ये अंग्रेजी हिंदी मिक्स चल रहा है ना, इसमें बहुत मतलब सुविधा रहेगी आपको भी। अगर मैं कंप्लीट हिंदी में लिखने का प्रयास करूं तो आप लोग पागल हो जाओगे। ठीक है, फटाफट आगे देखो, क्योंकि आज इस एक्ट को हर हाल में कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि आपने 30 दिन के अंदर, पहले वाले रिक्वेस्ट के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास आपने अप्लाई कर दिया। आपको उम्मीद है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जो पीआईओ से बड़ा ऑफिसर है, सेम डिपार्टमेंट में, सेम अथॉरिटी में, है ना, तो वो आपको कुछ आंसर करेगा, आपको सूचना देने का काम करेगा। बट वो भी ऐसा नहीं करता, वो भी ऐसा नहीं करता। तब आपके पास ऑप्शन बचता है दूसरी अपील का। किसका? दूसरी अपील का, कि आपको अब दूसरी अपील डालनी पड़ेगी, है ना, आपको अब सेकेंड टाइम अपील डालनी पड़ेगी। और सेकेंड टाइम अपील कब डाली जाएगी? सेकेंड टाइम अपील सीधे लिखेंगे कब, कब कब डाली जाएगी, है ना, कब डाली जाएगी, कब डाली जाएगी, तो कब डाली जाएगी? जब प्रथम अपीलीय अधिकारी, जब प्रथम अपीलीय अधिकारी, जब प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना नहीं देता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना नहीं देता है, रिजेक्ट कर देता है इत्यादि है, तो आप ये प्रथम आप ये सेकंड जो अपील है ये डाली जाएगी। तो ये कब डाली जाएगी? ये कब डाली जाएगी? ये सीधे ही कब डाली जाएगी? टाइम पीरियड की बात करें यहीं पर, क्योंकि हम इसके दो आंसर लेकर के चलेंगे, दो आंसर लेकर के चलेंगे। पहला तो ये हो गया, दूसरा इसी में लिखेंगे कि प्रथम अपील के निरस्तीकरण से, प्रथम अपील के निरस्तीकरण से 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 90 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों पॉइंट, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर आप लोग अप्लाई करोगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके पास? कि जब प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना नहीं देता और प्रथम अपील के निरस्तीकरण से 90 दिन के भीतर आप अप्लाई करोगे। सीधे ही पॉइंट आ जाएगा अब कि भाई ये जो दूसरी अपील होगी ये किसके पास डाली जाएगी? ये किसके पास डाली जाएगी? किसके पास डाली जाएगी? तो मैंने अभी आपको बात बताई थी सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 में ये बात बताई थी कि यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी, वो आपका जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी भी आंसर नहीं करता है, आपको सूचना नहीं देता है आपको, तब फिर आपके कहां पर जाओगे? आप अब जाओगे कमीशंस के पास। अब आप जाओगे कहां पर? अब आप जाओगे कमीशंस के पास, है ना। कमीशंस मतलब
आयोगों के पास आप जाओगे, आयोगों के पास, है ना, कहाँ जाओगे, आयोगों के पास अब आपको जाना पड़ेगा। और आयोगों के पास जाने से क्या तात्पर्य है, यदि विभाग केंद्र से संबंधित है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में ये अपील डालोगे। कहाँ डालोगे, केंद्रीय सूचना आयोग में ये अपील डालोगे। और अगर राज्य से संबंधित है तो आप राज्य सूचना आयोग में ये अपील डालोगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है कि प्रथम अपील आपके आवेदन के निरस्तीकरण के 30 दिन के भीतर भीतर डाली जाएगी। किसके पास डाली जाएगी, तो जो आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उससे किसी बड़े अधिकारी के पास जो सूचना देने के लिए बाध्य है। और अगर वो भी मना कर देता है तो प्रथम अपील के निरस्तीकरण की तिथि से, है ना, जिस दिन रिजेक्ट हुआ है उसके 90 दिन के भीतर आपको आयोगों की शरण लेनी होगी, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग है। ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। इज दैट क्लियर? काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से बताओ। हाँ। कृष्णकांत सर, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, लोक सूचना आयोग का यही मतलब है बेटे, लोक सूचना आयोग का यही मतलब है ना। अगर लोक सूचना आयोग कहा जा रहा है तो दोनों बातें हैं। लोक सूचना आयोग का मतलब जो है वो दोनों बातें हैं ना। अगर लोक सूचना आयोग दिखाए, यहां पर और डिटेल में करके मैं बता रहा हूं चीजों को, ठीक है। आयोगों के पास यानी कि वही लोक सूचना आयोग की बात हो रही है। लोक मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन, तो वही बात है, इससे ही लोक सूचना आयोग ही इसको कहा जाएगा। ये दोनों लोक सूचना आयोग ही तो हैं, आयोगों की तो चर्चा हो रही है। ये दोनों जो हैं ये लोक सूचना आयोग ही हैं, ठीक है। अलग अलग इसमें कुछ भी स्थिति नहीं है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, समझ में आ रहा, मजा आ रहा होगा। हाँ, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जो स्थिति है, अब सूचना आयोग तो देखेगा ही अपने हिसाब से। अब हमने ये भी देख लिया है कि सेक्शन 18 में आयोगों के पास शक्तियां क्या क्या हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। अब जिसने मना किया था, अब जिसने मना किया था, अब मना एक आधार पर भी हो सकता है भाई, लीगल भी हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 8 बात करता है कि कुछ सूचनाओं का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता, कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं हम लोग, जैसे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, है ना, और विदेशी सूचना और आपके वैज्ञानिक और आर्थिक हित संबंधी रणनीतियां इत्यादि नहीं। किसी अपराधी की जानकारी नहीं दे सकते हैं, मंत्रिमंडल के कागज पत्र नहीं दे सकते हैं, ठीक है। विदेशी सरकारों से विश्वास में प्राप्त सूचनाएं नहीं दे सकते हैं, कोर्ट और एजेंसीज की कार्यवाहियों को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी चीजों को रिजेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए फिर अपील भी नहीं हो सकती। बट अगर लॉजिक लीगल है कि भाई वो जानकारी मिलनी चाहिए थी और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने गड़बड़ करी है, तो अब पेनल्टीज की बात आएगी, अब पेनल्टी की बात आएगी, अब शास्तियों की बात आएगी कि भाई तूने मना कैसे कर दिया। और जो व्यक्ति बिना कारण के मना करता है और क्या काम करता है, या तो जानकारी देने से मना कर देता है, या झूठी जानकारी देता है, या भ्रामक जानकारी देता है, या जानकारी देने का तरीका गलत है, तो इत्यादि अगर कंडीशंस हैं, तो अब उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट क्या क्या पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। क्या उसको जेल में डाला जाएगा या उसको कुछ फाइन इत्यादि भरना पड़ेगा, इधर की तरफ ध्यान देना हमको जरूरी है। और ये बात करता है सेक्शन 20 हमारा, कौन से, ये हमारा बात करता है सेक्शन 20। इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से समझना है। एक एक धारा इस एक्ट की इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑलमोस्ट एक एक धारा ही मैं आपको करवा रहा हूं। इसमें लिखा है शास्तियां, क्या है, शास्तियां। अब यहां पर कितने बड़े आप हिंदी के धुरंधर हो, कितने बड़े आप हिंदी के विद्वान हो, आपकी यहां खाट खड़ी हो जाएगी। मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, रिष्टि, है ना, मैं एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं रिष्टि। मुझे बताओ ये रिष्टि क्या होता है। देखूं मैं, मतलब सर हिंदी में पढ़ाइए, तो बेटे हिंदी में तो पढ़ा ही रहे हैं। मुझे ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ कि इस रिश्ती का क्या मतलब होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, या सरल भाषा में बताओ रिश्ती का मतलब क्या होता है। देखो। हम्म। हम्म। अच्छा, बोर्ड थोड़ा दिखाई दे।
हाँ बताई तो थी, 10 रुपए का आपको शुल्क अदा करना होगा। रिष्टी का मतलब क्या होता है बताओ? रिष्टी का मतलब। हम्म विनिश्चय करने का मतलब होता है डेफिनेट करना, किसी चीज को पक्का करना। रिष्टी का मतलब पेनल्टी होता है, दंड होता है। हाँ हाँ, रिश्ती ना, रिक्ति नहीं है वो। देखो, अरे पागल बच्चों, तुम पागल बन जाते हो। रिश्ती को अंग्रेजी में कहते हैं मिसचीफ। क्या कहते हैं? मिसचीफ कहा जाता है। और इसी को साधारण शब्दों में अगर कानून की भाषा में पढ़ें तो इसी को नुकसान करना कहते हैं। किसी चीज को नष्ट करना कहते हैं, किसी चीज को नष्ट करने की सेंस में आता है। ये शब्द हमारा आगे चल करके बीएनएस में यूज होगा, जो पहले आपकी आईपीसी हुआ करती थी। तो ज्यादा ज्यादा हिंदी हिंदी के चक्कर में मत पड़ा करो। जहां पे सिंपल इंग्लिश से काम चल सकता है वहां पे इंग्लिश से काम चला लिया करो। तो शास्तियों का मतलब क्या होता है? शास्तियों का मतलब होता है पेनल्टीज, है ना? पेनल्टीज, कि भाई किस 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 पर क्या होगा, किस किस पर क्या क्या पेनल्टी हमारी यहां पर लगने वाली है। तो सीधे ही यहां पर इसमें आपको लिखना है, सीधे ही आप इसमें यहां पर लिखेंगे कि यदि, है ना? अब ये पेनल्टी लगाएगा कौन? ठीक है, ये पेनल्टी लगाएगा कौन? चलो सीधे सीधे लिखवाने का प्रयास करता हूं मैं। हम्म कि यदि केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को लगता है ना? यदि केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को लगता है, आयोग को लगता है ना? लगता है, इसको हटा देते हैं यहां से ना, इसको हटा देते हैं, जिससे अपना काम। अरे, अरे भाई साहब, बवाल है गया। ये क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। तो सभी हट गए यहाँ से। हम्म चलो कोई बात नहीं। तो अगर क्या चीज है, अगर क्या चीज है कि यदि केंद्रीय सूचना आयोग, इसको ऊपर ले लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को लगता है कि, क्या लगता है, क्या लगता है कि, अब यहां पर लिखना शुरू करते हैं। अब यहां पर लिखना शुरू करते हैं कि पॉइंट्स में बना करके लिखते हैं के पीआईओ यानी कि लोक सूचना अधिकारी। अब हम लिखने में ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हमको समझ में भी आता रहे कि पीआईओ ने क्या क्या काम किए हैं। कि पीआईओ ने बिना उचित कारण बताए, पीआईओ ने बिना उचित कारण बताए, पीआईओ ने बिना उचित कारण बताए आवेदन को निरस्त कर दिया है ना? आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। यदि अगर ये जानकारी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अगर उनको पता लगता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने सूचना मांगे जाने के आवेदन को बिना किसी ऑथेंटिक रीजन बताए और उसको रिजेक्ट कर दिया है, तब उसकी खैर लगने वाली है। तब उस पर जुर्माना पड़ेगा, जेल नहीं होगी, जुर्माना पड़ेगा। ये पॉइंट्स हैं यहां पर कि बिना उचित कारण बताए आवेदन को यहां पर उसने निरस्त कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है यहीं पर, तय समय सीमा में, तय समय सीमा में, तय समय सीमा में, तय समय सीमा में, कौन सी? जो है 30 डेज वाली, है ना? यानी कि 30 दिन वाली, जो है 30 दिन वाली। तय समय सीमा में सूचना नहीं दी है, तय समय सीमा में सूचना नहीं दी है। ठीक है, ये गलतियां हैं उसकी कि यदि पीआईओ क्या काम करता है, बिना उचित कारण बताए आवेदन को निरस्त करता है ना? या तय समय सीमा में यानी कि 30 दिन में सूचना नहीं देता है, गलत तरीके से, गलत तरीके से, गलत तरीके से, गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है, सूचना देने के लिए,
सूचना देने के लिए मना करता है, सूचना देने के लिए मना करता है, गलत है ना, गलत तरीके से। मान लिया आपने सूचना मांगी जा करके, आपने फोन किया या ऑफलाइन किया, तो सूचना तो दी नहीं और गाली गुपेड़ और पेल दी आपको, कह रहे भाग यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे, चल निकल यहाँ से, तो बदतमीज से बोल दिया आपको, गलत तरीके से सूचना देने के लिए। सूचना देने के लिए मना कर दिया है वो बात अलग है, पर गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना कर दिया है तो हालत खराब हो जाएगी। और यहां पर एक पॉइंट और है, वो क्या है कि जानबूझकर, है ना, जानबूझकर, जानबूझकर यानी इंटेंशनली, इंटेंशनली गलत, है ना, गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है। यह क्या काम करता है? गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है, गलत जानकारी देता है, अधूरी जानकारी देता है, इस तरह की स्थिति है तो भी उसकी क्लास लगेगी। और यहां पर एक पॉइंट और भी है, सूचना को नष्ट करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को नष्ट करने का काम करता है, सूचना को नष्ट करता है या बाधा पहुंचाता है, या बाधा पहुंचाता है, या बाधा पहुंचाता है, तो ऐसे अधिकारी की अब क्लास लगेगी। ये 5-6 कारण हैं कि यदि केंद्रीय सूचना आयोग को लगता है या शिकायत मिली है या द्वितीय उसमें आपकी जो अपील है उसी में सब चीजें जाएंगी, तो यदि कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन बिना एक ऑथेंटिक रीजन बताए उसको रिजेक्ट कर देता है, तय समय सीमा में इंफॉर्मेशन को डिलीवर नहीं करता है, गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना कर देता है, जानबूझ करके गलत, आधी अधूरी और मिसगाइड करने वाली जानकारी देता है, या कई बार ऐसा है कि जिस विभाग से संबंधित जानकारी है, विभाग से संबंधित जानकारी है, वहां पर आपका स्कैम हो रखा है, वहां पर आपका घपला हो रखा है, तो उस जानकारी को नष्ट करने का काम करता है कि भाई हमारे पास जानकारी है ही नहीं ऐसी, हमने मतलब पता लगता है कि इसने वो जानकारी नष्ट कर दी है, या वो जानकारी कहीं और सोर्सेस से मिल रही है तो बाधा पहुंचाने का काम करता है। ऐसी स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में क्या होगा? ऐसी स्थितियों में जो पीआईओ जुर्माना देगा। ऐसे में आयोग पीआईओ पर, है ना, पीआईओ पर जुर्माना लगाएगा, है ना, जुर्माना लगाएगा, है ना, पीआईओ पर जुर्माना लगाएगा। तुरंत हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, कितना, है ना, कितना, कितना जुर्माना लगाया जाएगा, कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो यहां पर पॉइंट याद रखना है, 250 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा। पर ये दिनों की गणना कैसे होगी कि भाई कितने दिन हो जाएंगे, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई 250 रुपये तो प्रतिदिन का हिसाब है ही है, पर दिनों की गणना कैसे होगी? तो आवेदन से, है ना, तो सीधे ही इसमें पॉइंट लिखेंगे कि कब से, इसमें सीधे लिखेंगे कब से, है ना, कब से कब तक, है ना, कब से कब तक की स्थिति है। तो एक्ट भी बहुत ज्यादा इसको स्पष्ट नहीं करता है, परंतु फिर भी आप इसमें समझ लीजिए, फिर भी आप इसमें समझ लीजिए कि आवेदन प्राप्त होने तक, ऐसे वहां पर लिखता है, आवेदन प्राप्त होने तक, आवेदन प्राप्त होने तक, आवेदन प्राप्त होने तक या सूचना दिए जाने तक, जितने भी दिन होंगे, सूचना दिए जाने तक, सूचना दिए जाने तक जितने भी दिन होंगे, तो उतने दिन के हिसाब से 250 रुपये प्रतिदिन का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सपोज करो कि उसने मना कर दिया है और फिर आवेदन किया गया है किसके पास में? आयोगों के पास। तो जब तक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस डेट में आवेदन प्राप्त हुआ है ना, अब उसने जब से रिजेक्ट किया था, जब से उसने मना किया था, और उसके बाद जब तक आवेदन इस ऊपर आयोग को प्राप्त हुआ है, सपोज करो उसमें 70 दिन हो गए, तो 70 गुणा 250, हो सकता है 50 दिन हो जाए तो 50 गुणा 250, है ना, इस तरह से हो जाएगा, या ज्यादा दिन भी हो सकते हैं, 90 दिन की भी स्थिति हो सकती है। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। परंतु एक बात इसमें नोट है, इसमें एक बात नोट है
कि जुर्माना 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तो लगाया जाएगा, पर किसी भी स्थिति में ये 25,000 से अधिक नहीं होगा, 25,000 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 25,000 से अधिक नहीं होगा, है ना। 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तो होगा ही, परंतु 25,000 रुपए से अधिक ये नहीं जा पाएगा। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से जान लेना है। इज दैट क्लियर, है ना। आवेदन प्राप्त होने तक या सूचना दिए जाने तक जितने भी दिन होते हैं, है ना, उतने दिन के हिसाब से 250 रुपए रोजाना के हिसाब से उसको देने होंगे, परंतु कितना भी ज्यादा हो जाए 25,000 रुपए से ज्यादा की स्थिति वहां पर नहीं जाएगी। हाँ, 250 रुपए प्रतिदिन, परंतु आप सीधे याद रखो, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट भी उसको उतना ज्यादा क्लियर नहीं करता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि पब्लिक सूचना अधिकारी जो है, लोक सूचना अधिकारी जो है, यदि वो जानकारी नहीं देता तो फिर आयोग और ये गड़बड़ियां करता है जो सेक्शन 20 में बताई गई है, तो सीधे ही क्या स्थिति बनेगी, सीधे ही स्थिति बनेगी कि उसको 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे, जो 25,000 से किसी भी अवस्था में ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने सेक्शन 20 देख लिया है, अब हमारे लिए अगला सेक्शन जो जरूरी है, हाँ एक बार आप देख लो, आप में जो जो देखना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक जो है, हाँ, इस टॉपिक के PYQ कहाँ मिलेंगे, वो किताब इसीलिए आ रही है, जो बुक आ रही है, जिससे आपकी ये सब बाधाएं खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, सब चीजें। और अभी देखो जो क्लास है वो आपकी सोमवार से लेके शुक्रवार तक 5 दिन क्लास रहती है। 2 दिन आप अपना प्रॉपर रिवीजन करो, या टीचर को कुछ एक्स्ट्रा करवाना होगा तो यूट्यूब पर आपको करवाएंगे वो टीचर। परंतु आपको पता है कि हम लोगों ने पहले से ना ये पूरी की पूरी मूल विधि पढ़ रहे थे, तो मैंने सारे के सारे एक्ट यूट्यूब पर करवा दिए थे। अभी क्या है कि थोड़ा सा और एडिशन करके चीजों को मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा और आसान करके चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं विनायक 2.0 में। जब भी तो हमको 5 दिन लग गए समझाने में आपके RTI को, नहीं तो इसको 2 दिन में भी खत्म किया जा सकता है, बट क्योंकि हर बच्चे को समझ में आए, है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उस बच्चे को भी समझ में आए, इसलिए इतनी सरलता से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। अब क्योंकि हमने उसमें शुरू किया था आपका ये डिफरेंट जो माइनर एक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया था, फिर एक विनायक सीरीज चली थी, विनायक सीरीज जिसमें हर दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होती थी, बुधवार को मेरी मूल विधि क्लास होती थी, उसमें हमने BNS को स्टार्ट किया था। तो BNS लगभग आधे से ज्यादा उसमें हो चुका है। बाकी BNS की क्लास जो है, जो वादा किया था कि भाई यूट्यूब पर भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, इसमें तो बैच में बाद में आएगी वो, तो जो बच्चे हैं, तो संडे मैंने क्लास लगा रखी है लाइव, है ना, यूट्यूब पर 11 बजे, तो आप वहां भी मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, तो आपका प्रॉपर डबल रिवीजन हो जाएगा और हमारी बातचीत भी उसमें हो जाएगी। अब फटाफट के अंदाज में आगे चलते हैं और सेक्शन 24 पर अब हम लोग चलते हैं। कहां पर चलते हैं? सेक्शन 24 पर चलते हैं। जो जो सेक्शन हमारे लिए जरूरी है केवल उन्हीं की चर्चा हम करेंगे, अन्यत्र जो सेक्शन है उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट बोली गई है सेक्शन 24 में कि दूसरी अनुसूची, है ना, वही बात जो है मैंने आपको जो क्लियर करी है, दूसरी अनुसूची में वर्णित, है ना, दूसरी अनुसूची में वर्णित संगठनों पर, दूसरी अनुसूची में वर्णित संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर RTI प्रभावी नहीं होगा, RTI प्रभावी नहीं होगा, RTI प्रभावी नहीं होगा। ये बात वहां पर स्पष्ट कर दी गई है कि दूसरी अनुसूची में, ये बात दूसरी अनुसूची में तो उनके नाम दिए गए हैं कि ये आपका आपके डिपार्टमेंट हैं जिन पर ये लागू नहीं होता, और ये बात यहां पर सेक्शन 24 में क्लियर करी गई है कि जाओ दूसरी अनुसूची देखो, उसमें जो जो डिपार्टमेंट मेंशन करे गए हैं उनके बारे में आप RTI के माध्यम से जानकारी नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको यही बता देता हूं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कौन कौन से आपके संगठन हैं, ये मैं आपको यहीं बताने का प्रयास करता हूं। आप मेरे साथ में इन ऑर्गेनाइजेशंस को नोट कर लीजिए। जैसे उसमें उन्होंने लिखा है कि IB पर लागू नहीं होगा, रॉ पर लागू नहीं होगा। ये नहीं कि आप IB के बारे में कुछ पूछ लें, ये सेकंड जो आपकी शेड्यूल है उसमें ये चीजें आपकी बताई गई हैं, उसमें ये चीजें आपकी बताई गई हैं। हाँ,
हाँ कल क्लास नहीं चलेगी, हाँ कल क्लास नहीं चलेगी। टीचर जो होते हैं ना, हाँ किताब लगभग बन के तैयार है, मुझे लगता है और 15-20 दिन में आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह सब, उसका कंटेंट राइटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सुंदर तरीके की किताब बन रही है। आप बोलोगे ऐसे सीधे ही, तो रॉ के खिलाफ आप जानकारी नहीं मांग सकते हैं। आप ईडी के खिलाफ, जो प्रवर्तन निदेशालय होता है, जो मतलब जहां जहां जाता है पैसे का जो हवाला इत्यादि, रुपया पैसे संबंधी जो प्रॉब्लम रहती है उनको निपटाती है। उसके बाद आप एनसीबी, नारकोटिक्स जो ब्यूरो है आपकी, है ना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है आपकी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, एसपीएफ बोलते हैं जिसको, इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप बीएसएफ के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप सीआरपीएफ के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप आईटीबीपी से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप सीआईएसएफ से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप एनएसजी से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप असम राइफल से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांग सकते। आप एसएसबी से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांग सकते, जो हमारे क्या है, जो आपके केंद्रीय सूचना बल इत्यादि हैं। तो कुल मिलाकर के इतने डिपार्टमेंट हैं और इनकी फुल फॉर्म सबकी आपको पता होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, एसपीएफ स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एआर असम राइफल्स है और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है, जो नेपाल बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, इन इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आप आरटीआई को यूज नहीं कर सकते। ये सेक्शन 24 बोल रहा है और आपसे ये चीज पूछी जाती है, आपसे ये बात पूछी जाती है, तो आप सीधे बोलेंगे इन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है ना, इन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है, इन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? काइंडली मेंशन। फटाफट चलते हैं, 10 मिनट बची हुई हैं और धारा 3-4 और करनी है। हम्म हम्म हाँ मैथ की क्लास छूटी है, हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। ऐसा हो जाता है ना, देखो ये ऑनलाइन माध्यम है पढ़ने पढ़ाने का, तो इसमें चीजें हो जाती हैं उस तरह की ना, छूट जाती हैं कई बार। ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कभी बिजली धोखा दे गई, कभी नेट धोखा दे गया, तो ऐसा हो जाता है, ये हमारे हाथ की बात नहीं होती। चलिए अब अगली धारा पर चलते हैं और फटाफट, अब यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं नहीं है, सेक्शन 24 तक ही ये पूरे के पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट था। अब तो कुछ अलग अलग धाराएं हैं, जैसे सेक्शन 25 है ना, सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 बात करता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है, मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है? देखभाल करना कि चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं। क्लास में जो मॉनिटर होता था भाई साहब, मुझे बड़ा गुस्सा आता था मॉनिटर में, है ना। जैसे मैडम ना किसी को, हम तो कभी मॉनिटर बने नहीं है ना, चाह थी, बैक बेंचर था मैं हमेशा से, सच बता रहा हूं मैं, पर मैंने कभी तफरी नहीं करी कि ये कर लिया। मुझे पीछे बैठना अच्छा लगता था, सबसे पीछे, और मैं हमेशा सबसे पीछे बैठा हूं। मैं एक बार भाई आगे बैठ गया था और उस दिन ही मेरे पर राहु केतु इत्यादि सब चढ़ गए, और मास्टर ने उस दिन मेरे से पूछ लिया कि ला भाई अनिवार्य संस्कृत का काम दिखा दे, और 6ठी-7वीं कक्षा होगी, तो उस दिन वो कॉपी मैं भूल गया ले जाना। अब लोड ही इतना रहता था, 17-18 किलोमीटर स्कूल था, तो भूल गया मैं। ओ भाई मास्टर जी ने आखिरी घंटे में, जब छुट्टी की खुशी होती है, आखिरी घंटे में मुर्गा बना के भाई साहब, ये बैक साइड जो सेकी थी मेरी, भाई साहब वो दिन है और आज का दिन है, मैं किसी को सलाह नहीं देता कि आगे बैठो। आगे जो बैठते हैं वो मेरे को चापलूस टाइप के लगते हैं, बट जो पीछे बैठते हैं वो कूल होते हैं, लाइफ को मजा पूरा लेते हैं। तो मैं हमेशा से बैक बेंचर था, तो मॉनिटर नहीं। तो मॉनिटर क्या काम करता है कि लग जाता है ऐसे, ऐसे निगाह रखता है, ए तू मत बोल, अब के मैं नाम लिख दूंगा यहाँ, यहाँ बोर्ड पे रमेश, पूनम, ममता, आदित्य, आदित्य, बस। फिर आते ही सर जी ये बच्चे क्लास में बोल रहे थे, अब मास्टर पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं, बट ठोकना पीटना शुरू आते ही, बस
ये काम है। तो मॉनिटर का काम एक्चुअली में ये नहीं है। मॉनिटर का काम है अच्छे से चीजों की देखभाल करना और चीजों को समझना। मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है। अरे मैं क्या कर रहा हूं भाई, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, है ना, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो सीधे ही आपको यहां पर बात लिखनी है कि सूचना आयोगों के पास यह शक्ति है ना, सूचना आयोगों के पास यह शक्ति है, सूचना आयोगों के पास यह शक्ति है, सूचना आयोगों के पास, मजा आया ना, ठीक है। सूचना आयोगों के पास यह शक्ति है कि वे आरटीआई से संबंधित कार्यों को मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं, है ना, और उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं, और उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं, सीधे सीधे, और उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिपोर्ट ले सकते हैं। और आगे इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, उस रिपोर्ट को, है ना, ये रिपोर्ट है, इसको सरकार को भेज सकते हैं। आगे क्या काम कर सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं और उसको फिर आगे गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। तो आपका 25वां क्या है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। तो सूचना आयोगों के पास ये है, और ये रिपोर्ट जो होगी, ये रिपोर्ट जो होगी आपकी, ठीक है, ये रिपोर्ट जो होगी, रिपोर्ट ले सकते हैं, या इसी में आप लिख लीजिए, ले सकते हैं और बना सकते हैं, बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। रिपोर्ट ले सकते हैं, बनाते हैं। और ये रिपोर्ट कैसी होगी, आपसे पूछ सकता है कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत जो रिपोर्ट होगी, ये कब कब तैयार की जाती है, ये कब कब तैयार की जाती है ना, ये कब कब आपकी तैयार की जाती है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। क्या है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो मॉनिटर करेंगे, रिपोर्ट ले सकते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट को सरकार को देते हैं, और वार्षिक तौर पर, सालाना तौर पर इस चीज को, वो काम को अंजाम देते हैं। सेक्शन 25 इस बारे में आपकी बात करता है। ठीक, क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे अब आपसे एक चीज पूछ सकता है कि इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। तो सेक्शन 27, अभी तक तो क्या स्थिति है कि जो नियम बन गए हैं तो बना दिए गए हैं, परंतु यदि कुछ नए नियम बनाने हैं इसी एक्ट को लेकर के, हाँ हाँ हाँ, क्लास की याद दिला दी गुरुदेव। हाँ हाँ, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इतनी सारी धाराएं कैसे याद होंगी। तो मल्टीपल रिविजन्स, बार बार रिवीजन, बार बार क्वेश्चन सॉल्विंग, यही चीजें हैं, है ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा बेटे, ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो बार बार इसका आप इसका रिवीजन करिए। आप चिंता, आप देखो मैं एक चीज करता हूं कि मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूं क्लास में। आपको लगता होगा कि ये मास्टर की कमी है, मास्टर बार बार भूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानबूझ करके हमेशा हर सब्जेक्ट की क्लास में ऐसा करता हूं, जिससे क्लास में ही आपको चीजें समझ में बेहतर आए और आपको याद हो जाएं। ये जानबूझ करके करता हूं, यद्यपि अच्छी बात नहीं होती अपनी बात को दोहराना, एक ही बार बात बोलनी चाहिए, परंतु आपकी सुगमता के लिए और आपकी सरलता के लिए मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूं, है ना। तो सीधे ही आप इसमें लिखो, इसमें सेक्शन 27 बोलता है, सेक्शन 27 बोलने का प्रयास करता है कि इस एक्ट के संबंध में, इस एक्ट के संबंध में, इस एक्ट के संबंध में नियम, है ना, अगर कोई रूल्स बनाने हैं, कुछ नियम बनाने हैं, है ना, रूल्स बनाने की शक्ति, रूल्स बनाने की शक्ति, रूल्स बनाने की शक्ति, रूल्स बनाने की पावर, रूल्स बनाने की पावर समुचित सरकार के पास है। किसके पास है, समुचित सरकार के पास है, समुचित सरकार,
समुचित सरकार के पास है, समुचित सरकार के पास है। रूल्स बनाने की शक्ति समुचित सरकार के पास है। अब समुचित सरकार को हमने क्या बोला था? समुचित सरकार को हमने बोला था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट, है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने यहां पर लिख दिया। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट आती है? जो विधि द्वारा चुनी गई है। तो इसमें आपकी केंद्र सरकार भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है और आपकी राज्य सरकार भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी होती है। तो दोनों ही सरकारें यदि चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार आरटीआई के संबंध में कानून बना सकती है। बहुत बड़ा कमेंट आया किसी का, अभी इस कमेंट को क्लास के लास्ट में आप टाइप करना, जिसका कमेंट आया है मैं देखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दो धाराएं और बता रहा हूं। सेक्शन 28, सेक्शन 28 है ना, सेक्शन 28 जो बात करता है सक्षम प्राधिकारी की, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के संबंध में कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है। तो जैसे हमने देखा था लोकसभा और विधानसभाओं के मामलों में स्पीकर, और राज्यसभा और सभा और विधान परिषदों के मामले में उनके सभापति, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, हाई कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो ये सब चीजें, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में यहां पर ये बात है। इसमें सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट, है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नियम बनाने की शक्ति किसमें है? यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपने डिपार्टमेंट में या अपने अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट के लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत पड़ जाए तो कौन सी धारा में है? तो आपको बोलना है सेक्शन 28 में सक्षम प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति है ना, नियम बनाने की शक्ति है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। और अंत में आपको मैं सेक्शन 30 की तरफ लेकर के चलता हूं। सेक्शन 30 क्या बोलता है? कठिनाइयों को, डिफिकल्टीज को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यदि आरटीआई से संबंधित, आरटीआई से संबंधित कठिनाई कोई आ रही है, आरटीआई से संबंधित कठिनाइयों, है ना, कठिनाइयों, कठिनाइयों, है ना, कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी, को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्ति, जिम्मेदारी और शक्ति, और शक्ति केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है ना, केंद्र सरकार के पास है। नियम बनाना हो तो दोनों, अभी मैं पढ़ूंगा, ये कमेंट पढ़ूंगा, आप धैर्य रखिए, ये कमेंट पढ़ूंगा, ये बढ़ता ही जा रहा है भाई, ऐसा क्या लिख दियो दोस्त इतना बड़ा। चलो एक काम करना, अभी अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि 5 बज गए हैं, दूसरी भी क्लास में आपको जाना है, परंतु अगर अभी पॉसिबल होगा तो अभी मैं इसको पढ़ूंगा, नहीं तो बाद में इसको मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। तो इसमें कठिनाइयों का मतलब यहाँ पर डिफिकल्टीज से है कि अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी कोई आ रही है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी केंद्र सरकार के पास है। तो बधाई हो आपको, आपका ये एक्ट पूरा है। और 31 में क्या चीज है? 31 में निरसन है, चीजों को हटाना है, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से तो किसी भी हाल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो टोटल 31 धाराएं हैं, तो टोटल 5 दिनों में बहुत गंभीरता से मैंने आपको आरटीआई पढ़ाया, और मेरा पूरा विश्वास है कि 99.99999% आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ मूल विधि, इसलिए कुछ कम कम समझ, बेटे कोई बात नहीं, धैर्य रखो। हाँ आज अगली क्लास नहीं है अवेलेबल भाई, बहुत बढ़िया बात है, आज अगली क्लास नहीं है, आज हमारा एक्ट पूरा हो गया, आज अपने को टाइम मिलता। चलो आज सच में आज अगली क्लास नहीं है तो हम 2-4 मिनट चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे, मेरे को तो बात करने में बड़ा मजा आता है। बताओ आज अगली क्लास नहीं है क्या हिस्ट्री की? पक्की बात बताओ। हाँ देखो, एक शिक्षक को पढ़ाने की कला आनी चाहिए, कि किस तरह से बच्चों को इंगेज रखा जा सके,
किस तरह बच्चों को बोर न होने दिया जाए, किस तरह बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, यही तो शिक्षण कौशल है। नॉलेज तो दुनिया के पास है, असली खिलाड़ी तो वो है जो समझा पाए चीजों को। और मेरी 4 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियों से लगभग शिक्षक ही परिवार है पूरा। तो हाँ। हम्म। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं क्लास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने देखा था सबकी क्लास थी। चलिए, तो अगली अगर क्लास है तो अब हम लोग रविवार में मिलेंगे, वैसे एप्लीकेशन पर उसमें मिलेंगे। और अब इसके बाद हम मोटर व्हीकल एक्ट करेंगे, जो मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कौन सा करेंगे? मोटर व्हीकल एक्ट करेंगे, मोटर यान अधिनियम करेंगे। और वहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, जो वो बड़ा सा कमेंट है उसको वीडियो के बाद में जब ये एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी तो वहां पर छोड़ देना, मैं देख लूंगा। आपकी जो संशय होगा उसको मैं बता दूंगा। बाकी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आपको करने हैं या रेट करना है वो आप बाकी जा करके वहां पर कर सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं रविवार को यूट्यूब पर 11 बजे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, धुआं उठाना है, वहां पर आ जाना, पढ़ेंगे दबा करके, पूरी मस्ती भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अपहरण और एबडक्शन, अपहरण और व्यपहरण से शुरू करेंगे, और जितना खींचा जा सकता है 2-3-4 घंटे उतना खींचने का प्रयास करेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मन्ने, मारो नाम है राम भारद्वाज। मिलते हैं रविवार को। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।